Hello everyone, I hope you all are well. Today we will discuss about hyperconjugation. हमने पिछले लेक्चर्स में इंडक्टिव इफेक्ट किया है, रेजोनेंस इफेक्ट किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किया है और उसमें हमने ग्रुप्स भी चेक किए हैं कि कौन सा ग्रुप आपका प्लस शो करेगा, कौन सा माइनस करेगा। प्लस आई माइनस आई डिस्कस किए हैं, प्लस आर माइनस आर डिस्कस किए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में प्लस ई कौन सा होता है, माइनस ई कौन सा होता है, जब बॉन्ड किसकी अवे द आइटम होता है तो कौन सा होता है, जब टुवर्ड्स द आइटम होता है तो कौन सा होता है। उस सीरीज में हमारे पास लास्ट इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट है इसके डिफरेंट नेम है। इसको बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, बेकर-नाथन इफेक्ट। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस करेंगे कैसे बोलते हैं। सिग्मा टू पी या सिग्मा टू पाई कॉन्जुगेशन भी बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं वो हम देखते हैं। इसके अंदर जो हमारा बॉन्ड पेयर होता है जिससे हमारा हाइड्रोजन अटैच है, हम बार बार बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। हम कई बार ये भी बोलते हैं कि आपकी एल्कीन की स्टेबिलिटी हम बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। तो इस कंसेप्ट के बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि हम मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को स्टेबल क्यों बोलते हैं। तो इनिशियली अगर हम देखें इसका, अगर आपके पास कोई भी इस तरह का सिस्टम प्रेजेंट है जहाँ पे कार्बोक्टाइन जनरेटेड एलईडी पॉजिटिवली चार्ज है और इसके साथ आपके पास डिफरेंट हाइड्रोजन अटैच्ड। तो सपोज करो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। आपको पता है जब कोई भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो उसी टाइप से होती है। यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसको बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर। अब ये बॉन्ड में बोल रहे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इसमें दे देते हैं तो आपके पास स्पीशीज कुछ ऐसी जनरेट हो जाती है। दो हाइड्रोजन रहेंगे यहाँ पे और ये जो हाइड्रोजन निकला है मैंने इसको नंबर 1 दिया है, तो ये पॉजिटिव की फॉर्म में हो जाएगा। और इसके निकलने के बाद इसके जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे जो वो ये इस कार्बन के वो इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये हाइड्रोजन भी सेम सिस्टम से कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन करेगा, ये हाइड्रोजन करेगा। तो इस कार्बन से इस कार्बन जो जस्ट इस कार्बोक्टाइन के नेक्स्ट है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। इस कार्बन से आगे 3 हाइड्रोजन अटैच है। इसका मतलब आपके पास 3 टाइप से फिनोमिना हो सकता है, तीनों हाइड्रोजन अलग अलग दे सकते हैं। अगर तीनों हाइड्रोजन अलग अलग फिनोमिना देंगे तो मतलब आपके पास 3 हाइड्रोजन स्टेबिलिटी कॉज करेंगे। तभी हम बार बार देखते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होते हैं उतनी आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे जब आप अल्फा हाइड्रोजन अगर डिफर करेंगे तो डिफरेंट होगा। अब देखो इसमें हमने बोला सिग्मा टू पी कॉन्जुगेशन। वो देखो ये सिग्मा बॉन्ड था, ये आपका पी ऑर्बिटल वैकेंट था, तो सिग्मा ने पी से कॉन्जुगेशन कर लिया, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे हम रेजोनेंस से पढ़ते थे कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो कॉन्जुगेशन करता है आपस में। अगर अल्टरनेट के पोजीशन पे कोई पॉजिटिव चार्ज हो, कोई नेगेटिव चार्ज हो, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कोई मल्टीपल बॉन्ड हो, तो वो सब आपका कॉन्जुगेशन शो करते थे। बिल्कुल वैसे ही इस बॉन्डिंग पेयर ने इस वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन शो किया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिग्मा टू पी कॉन्जुगेशन। अब ये तो साइंटिस्ट के नेम पे बेकर-नाथन इफेक्ट, और अब इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो अगर एक्चुअली देखें तो कोई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, जस्ट उसका बॉन्डिंग पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ बॉन्ड बन गया है, तो ये बॉन्ड खत्म, द नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड हुआ ही नहीं। अब जो CH का बॉन्ड था वो भी खत्म हो गया है, तो इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। तो इसीलिए इसके डिफरेंट नेम्स हैं। सिग्मा टू पाई हम नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे। अब जनरली जब हम देखते हैं कि किसी भी आपके पास कोई भी एग्जांपल होता है, सपोज इससे स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव। हमने अभी देखा सपोज इससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो इसका बॉन्डिंग पेयर था, जैसे हमने यहाँ बनाया था अभी बॉन्डिंग पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस जो बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करते थे, इसको रेदर देन यहाँ की बजाय अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो बेटर रहेगा,
अब इस बॉन्ड पेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, क्योंकि वहां पे कैंट ऑर्बिटल था। हम बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड था ये, और पी के साथ इसने कॉन्जुगेशन किया था, तो आपके पास स्पीशीज जनरेट होती है ये एच अब आपका पॉजिटिव हो गया, उस पे इलेक्ट्रॉन पे चला गया, यहाँ पे नया बॉन्ड बन गया। अब ये फिनोमिना शो कर सकता है, अब ये वाला भी कर सकता है, तो मतलब आपके पास ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। अब आपको पता है जब भी कोई आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड की रोटेशन को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, तो बॉन्ड रोटेट करता रहता है, तो अगर इसी पोजीशन में दूसरा हाइड्रोजन आएगा तो वो देगा। तो इस टाइप से तीनों हाइड्रोजन एक एक बार, अगर मैं इनको सिंपल लिखना चाहूँ तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए और एक H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो अब हमारे पास कितने जो स्ट्रक्चर अलग जनरेट होते हैं स्टेबिलिटी के, उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब कोई भी मॉलिक्यूल आपके पास कितने स्ट्रक्चर्स बनाएगा, जितने ज्यादा बनाएगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं उतने उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी। इसका मतलब अब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर किसने बनाए थे? अल्फा हाइड्रोजन ने। तो इसका मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हमने किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करने हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उतने ही ज्यादा उसके स्ट्रक्चर बनेंगे, उतनी ज्यादा वो स्टेबिलिटी कोज करेगा। तो अगर हम सिंपली अभी हमने इसका एग्जांपल लिया तो इसमें कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? अब देखो ये कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3 n होते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतने ही बनेंगे जितने ज्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब जिस मॉलिक्यूल में जितने अल्फा हाइड्रोजन है उसके बेसिस पे उसकी स्टेबिलिटी होती है। एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अभी जैसे हमारे पास ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, CH2 तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि अल्फा कार्बन कौन सा है। इससे नेक्स्ट वाला अल्फा कार्बन है। यहाँ पे अल्फा ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये। अब हमें देखना है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कितने हाइड्रोजन हैं जिनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है और यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि 1 इज मोर स्टेबल देन 2 देन 3 एंड देन 4। तो हमारे पास ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। तो इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास गिवन कार्बोकेटाइन या गिवन कोई भी स्पीशीज कितनी स्टेबल है या नहीं है। तो ये आपको कार्बोकेटाइन एग्जांपल लेके मैंने आपको क्लियर किया। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे द सिग्मा टू पी कॉन्जुगेशन। अब मैंने आपको बोला कि इसको सिग्मा टू पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल से सिग्मा टू पाई कॉन्जुगेशन कैसे बोलते हैं। आप सिग्मा तो हमारे पास बॉन्ड रहेगा, एक पाई बॉन्ड बना लीजिए कार्बन। अब कार्बन के डिफरेंट हाइड्रोजन अटैच हैं।
अब आपको क्लियर होगा कि जब भी आप लोग पढ़ते आए हो, जब भी कोई सिग्मा बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, हेड वाइज ओवरलैपिंग से। और अगर हम पाई बॉन्ड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। जैसे दो पी ऑर्बिटल है, दोनों की साइड वाइज, एक लोग ऊपर की तरफ एक लोग नीचे की तरफ, तो दोनों की साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, उससे बनता है पाई बॉन्ड। तो अगर ये पाई बॉन्ड बना है तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी है, ये कंडीशन है, यहाँ बॉन्ड बना हुआ, इन ऑर्बिटल्स में ओवरलैप हो रखा है। तो अब मेरे पास, अब मैंने क्या बताया आपको कि सिग्मा टू पाई कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन करना है आपको। अब यहाँ पे ये सिस्टम प्रेजेंट है आपका। अब जब इसमें यहाँ पे जो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर अपने यहाँ देता है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। मतलब अगर मैं इसको नीचे सिंपल तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ मैंने ऑर्बिटल दिखाए हुए हैं, अगर ये ऐसा करता है तो आपके पास ऐसे जाता है और ये ऐसे बॉन्ड बनेगा। मतलब मेरे पास ये स्पीशीज नेट होनी चाहिए, यहाँ एच आपका पॉजिटिव रह गया, उसने अपना बॉन्ड पेयर दे दिया, यहाँ पे CH2 नेगेटिव। अब वहां देखते हैं क्या होता है ऑर्बिटल लेवल पे। ऑर्बिटल लेवल पे इसी चीज को दिखाना है हमें, पॉजिटिव, और ये आपके कार्बन है, यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया, CH2 नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जो ये डबल बॉन्ड मैंने दिखाया है, और ये आपका CH2 नेगेटिव आ गया। तो यही फिनोमेना ये हाइड्रोजन भी शो कर सकता है, यही फिनोमेना ये हाइड्रोजन भी शो कर सकता है। तो इसीलिए अगर आपके पास मैंने सिंपल एल्कीन का एग्जांपल लिया, सिग्मा था हमारे पास, बॉन्डिंग पेयर था यहाँ पे, उसका कॉन्जुगेशन हुआ पाई बॉन्ड के साथ, और इसीलिए इसको सिग्मा टू पाई कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब मैं उसी पॉइंट पे आने वाला हूँ जो मैंने अभी बोला था कि आपका हम बोलते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो अब एल्कीन जो हमारे पास है उसके अंदर भी हमें अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, जैसे ये है मेरे पास कोई भी एल्कीन, जब सिंपल एल्कीन है, मैंने सिंपल हाइड्रोजन लगे हुए यहाँ पे, अगर मैं, अब देखो यहाँ पे अगर उनसे पूछा जाए कि अल्फा कार्बन कितने हैं, अल्फा कार्बन तो है ही। अगर मैं एक हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर देता हूं तो अब मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। अगर मैं इस हाइड्रोजन को फिर CH3 से एक्सपेंड कर देता हूं तो 3 और बढ़ जाएंगे। इसको भी CH3 से एक्सपेंड करूं तो 3 और बढ़ जाएंगे, इसको CH3 से एक्सपेंड करूं तो 3 इंक्रीज होते जाएंगे। तो अगर सारे हम CH3 से रिप्लेस कर देते तो हमारे पास 12 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये जो हमारे पास स्पीशीज जनरेटेड है, ये इस वाली स्पीशीज से ज्यादा स्टेबल है। और क्यों है ये हाइपर कंजुगेशन? हमने भी देखा कि सिग्मा टू पाई कंजुगेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये डबल बॉन्ड है, ये वाला हाइड्रोजन एक बार देगा, ये वाला एक बार देगा, एक बार ये वाला देगा, तो ऐसे करके 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट कर सकता है, और ये 0 ये नहीं कर सकता। अब इसमें भी अगर मेरे पास कोई डबल बॉन्ड ऐसा है, ये, और आपको पूछा गया, मान लो सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये सी है, कि ए बी सी में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो आपने क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है, कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 2, तो 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है, कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे नहीं है तो कोई नहीं बनेगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? ए बी देन सी। तो यहां से बता सकते हैं हाइपर कंजुगेशन से कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। और अगर आपका सब्स्टिट्यूशन देखो, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड था, ये भी, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे इथाइल ग्रुप था। अब यहाँ पे जो आपका कार्बन था उस पर 2 हाइड्रोजन थे, अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ आपके कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो अगर ऐसा था
तो जो 3 वाला है उसके 3 स्ट्रक्चर बन सकते थे, इसलिए 3 वाला मोर स्टेबल हुआ देन 2। तो इस टाइप से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कौन सा आपका एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसमें हम सिंपल एग्जांपल भी लेते हैं। कई बार आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि आपके जो CH3 का सब्स्टिट्यूशन हो रखा है वो एक ही साइड हो रखा है। जैसे ये देखते हैं, ये CH3 लगा हुआ है। आप एक तो ये है आपका CH3, इसको हम सिंपल बोल देते हैं ट्रांस। अब ये आपका यहाँ पे सीस। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ट्रांस इज ऑलवेज मोर स्टेबल, जबकि दोनों में CH3 तो इक्वल लगे हुए हैं। तो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, यहाँ पे अलग अलग कैसे हो सकती है। तो आपने जब हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कंसीडर करते हैं तो हम सभी इफेक्ट्स देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, अगर कोई एरोमेटिसिटी है तो वो भी देखते हैं। लेकिन अगर उसके बाद ये इफेक्ट देखने के बाद भी आपका अगर किसी क्वेश्चन में दोनों इफेक्ट इक्वल हो जाते हैं तो डिफरेंशिएट किसके बेसिस पे करते हैं। फिर अगला फैक्टर आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, तो जब ये CH3 दोनों सेम साइड पे हैं तो CH3 का बल्क होगा, जो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कुछ परसेंटेज पे आकर के जो हाइड्रोजन है आपका, जब वो कॉन्जुगेशन करता है तो उसका p ऑर्बिटल के साथ जो पैरेलल रहना मस्ट कंडीशन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अगर आपका ट्रांस है, दोनों बहुत दूर दूर है, अगर दोनों बहुत दूर दूर है तो आपका इनमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, तो ये इजीली अपने आप को कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसी वजह से ट्रांस इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन सिस। तो इन जनरल हमने देखा कि एल्कीन की स्टेबिलिटी किस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं, कैसे बोलते हैं मोस्ट एल्कीन विल बी मोर स्टेबल देन अनसल्फेटेड वन। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं। सपोज आपके पास ये है, अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब बेंजीन नहीं लिखा। आपको बेंजीन को भी एक सिंपल एल्कीन की तरह ही ट्रीट करना है। यहाँ पे जब आप यहाँ पे ये बॉन्ड देखते हैं, आपको पता है ये बॉन्ड रोल कर रहा है, ये बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है। तो मैं इसको इस स्ट्रक्चर में कंसीडर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक बॉन्ड बन गया। अब इससे आगे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन हो गया। अब इस कार्बन जितने हाइड्रोजन बनेंगे, जैसे पहले वो हाइड्रोजन शो करते थे बिल्कुल वैसे ही अब वो उसको शो करेंगे। मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। H पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब ये जो इसने शो किया ये कोई दूसरा हाइड्रोजन भी कर सकता है। नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव आ गया। ये कोई तीसरे वाला भी शो कर सकता है। तो कोई भी आपके पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो आपका इस टाइप का सिस्टम शो कर सकता है। अब ये मैंने आपको सिंपल बता दिया। आपका टोलरिंग के केस में जो आपका CH3 लगा हुआ है उसको किस टाइप से हम लिख सकते हैं कि कैसे वो अल्फा हाइड्रोजन उसके स्टेबिलिटी कोज करते हैं। अगर आपको मैं इसमें एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसा मैंने पीछे एल्कीन में भी किया, CH2 CH3 और CH3 CH3H और आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाए तो मैं इनको मार्क कर देता हूँ। इसको 1 ले लेते हैं, दैट्स 2 3 and 4। तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे, इस डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन, दैट इज आवर अल्फा कार्बन। तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी कर रखा है। अब इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 3।
तो 3 हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे, इस वाले से 2, इससे 1 और इससे कोई भी नहीं। तो अगर हम स्टेबिलिटी देखेंगे तो किसके बेस पे देखेंगे, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमारे पास इस केस में मैक्सिमम 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इस केस में 2 बनेंगे, इसमें 1 ही बनेगा और इस पे कोई पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा आपके स्ट्रक्चर बनेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी कोज करेंगे। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जब आप आइसोटोप की बात करते हो, आइसोटोपिक कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये अब आपके पास कोई कार्बोकेटायन है और इधर हमारे पास कोई भी अदर मॉलिक्यूल है, टर्सरी ब्यूटाइल मॉलिक्यूल है हमारे पास, ऐसे। और अगर कोई भी इसमें रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो हम दिखाते हैं, इक्विलिब्रियम शो करेंगे इसका, तो उसमें हम इस हाइड्राइड का ट्रांसफर दिखाते हैं, CDR3 H, और अब आपका ये तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अब किस साइड रिएक्शन ज्यादा शिफ्ट होगी वो हमारा डिपेंड करेगा कि इसका रेट कांस्टेंट क्या है। इसका जो रेट कांस्टेंट हमारे पास 298 केल्विन में दे रखा है वो 1.67, मतलब वो बोल रहा है कि ये CH बॉन्ड जो टूट रहा है, टूट के स्ट्रक्चर जो प्रोडक्ट बनता है, हमारा इक्विलिब्रियम इस प्रोडक्ट की तरफ है। तो इस प्रोडक्ट की तरफ अगर हमारा इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब हमारा जो CH बॉन्ड है उसको तोड़ना आसान है इन कंपैरिजन टू CD बॉन्ड। इसका मतलब अगर किसी भी एटम की हम आइसोटोप लेवलिंग कर देते हैं, इसको आइसोटोप लेवलिंग बोलते हैं, जब किसी भी एक एटम को उसके हायर आइसोटोप से रिप्लेस कर देते हैं, तो अगर हम उसकी किसी भी आइसोटोप लेवलिंग कर देते हैं तो उसके बाद उसका जो बॉन्ड ब्रेक करना है वो वहां पे डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। उसकी हम स्ट्रेंथ यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी रिएक्शन है जो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, क्योंकि आपके पास एक तो हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटायन था और एक कार्बोकेटायन यहाँ पे था, लेकिन B वाला जो आपका कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है A वाले से, क्योंकि जब आपने ये कार्बोकेटायन जनरेट किया है, दोनों जनरेट करने के बाद इसके ऊपर जो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 9 अल्फा ड्यूटेरियम है। तो CD बॉन्ड जो आपका ब्रेक होगा वो और CH बॉन्ड ब्रेक होगा, उसमें से जो बॉन्ड आपका इजीली अपने बॉन्ड पेयर दे करके स्टेबलाइज करेगा वो आपकी स्टेबिलिटी कोज करेगा। तो अगर CH बॉन्ड इजीली टूटेगा तो इसका मतलब वो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी दे सकता है इसमें, तो उसको स्टेबलाइज जल्दी करेगा। और CD में क्या है, आपका CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, आपको उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, तो उसमें आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये इसका बेसिक रीजन है और इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। किसी का भी आइसोटोप लेवलिंग करते हैं तो उसके बाद जो उसका बॉन्ड बनता है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अर्लियर बॉन्ड। तो ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है जो इन्वॉल्व आपका था डिफरेंट सिस्टम में, इसको हमने एक्सप्लेन किया है। अब एक एग्जांपल और करते हैं। आप पढ़ते आते हो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन भी होता है, आपके पास बेंजाइलिक कार्बोकेटायन भी होता है। तो अगर सपोज करो इस बार एग्जांपल लेते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटायन का, ये जब CH2 लग जाता है यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, इसको बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बोल देते हैं। और सपोज करो मैंने इससे कोई भी Z ग्रुप लगा रखा है, तो अगर इसको यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस को स्टेबलाइज करने के लिए इधर आएगा। अगर यहाँ ऐसा होगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, अगर ये यहाँ से मूव करेगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा।
चाहे इस साइड से है चाहे उस साइड से है। अब यहाँ पे जो जेड मेरा ग्रुप प्रेजेंट है, वो जेड ग्रुप अगर किस टाइप का है वो इसकी स्टेबिलिटी को गवर्न करेगा। अगर वो जेड ग्रुप मेरा प्रेजेंट है, जैसे अब पॉजिटिव यहाँ पहुंच गया, स्टार्ट यहाँ से हुआ था, यहाँ पहुंच गया, सपोज मेरा ZCH3 है, तो जो मेरा यहाँ पे पॉजिटिव कार्बोकेटायन बना है उसको अल्फा कितने कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन मिले हैं 3। तो इसका मतलब यहाँ पे वो हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है। हाइपर कंजुगेशन शो करेगा तो मतलब आपका यहाँ पे एक CH3 होगा, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और अगर मैं उसको रिप्लेस करता हूँ CH2 CH3 से, तो आपके पास ये अल्फा कार्बन बनेगा, तो आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, मतलब 2 ही स्ट्रक्चर बन पाएंगे। और अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ CH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप से, तो अब आपके अल्फा कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। और अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप से, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगा आपको, तो 0। तो कहता है कि जब ये कार्बोकेटायन इस टाइप की कोई भी रिएक्शन होती है, सपोज करो ये मैंने तो आपको जनरेटेड करके दिखाया, और अगर हम ऐसा करें, इसको जनरेटेड ना करें और आपको सिंपल लिख के दिखाऊं मैं, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ अभी। सपोज करो ये है ZCH2 और मैंने यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट किया था, मैं यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लगाया, तो मैंने ब्रोमाइड लगा दिया, सो कॉल्ड ब्रोमाइड। और पिरिडीन से हम रिएक्शन करा रहे हैं इसकी। पिरिडीन आपका बेस होता है, आपको सभी को पता है, बहुत वेरी बैड स्मेलिंग कंपाउंड है ये, और आपकी बॉडी में रेडिकल जनरेट कर सकता है, इसलिए अच्छा नहीं है आपके लिए। तो अगर हम इसका अटैक कराते हैं, इसका, और ये Br बाहर निकलता है, यूजुअली तो क्या होता है जब भी कोई अटैक होता है तो हम उसके, अभी आपको बता दें, रिएक्शन इंटरमीडिएट चेक करते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट चेक किया तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव जनरेट होता है तो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा जो कि बहुत स्टेबलाइज है, तो ये रिएक्शन SN1 पाथवे को फॉलो अप करेगी। अब SN1 पाथवे, तो ये मैंने इसको वैसे दिखाया है कि आपका यहाँ पे अटैक करके उसको निकालेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ कार्बोकेटायन जनरेट होगा। अगर यहाँ कार्बोकेटायन जनरेट होगा मतलब आपका रिएक्शन में पहले ये बनेगा। अब उसने पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन किस रेट से चलेगी वो डिपेंड करेगा आपका जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कितना स्टेबल होगा। अगर यहाँ पे Z लगा हुआ है CH3 तो स्टेबल होगा, अगर CH2 CH3 आ गया तो लेस स्टेबल होगा, आइसोप्रोपाइल आ गया तो उससे कम स्टेबल होगा। मतलब आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जैसे हम अप टू डाउन जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज। तो इस टाइप से कई बार जैम मिनट में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इस टाइप से कोई गिवन है और आपको पूछ लिया कि जब आपके डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या ट्रेंड रहेगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। कंसेप्ट आपका बिल्कुल वही है, आपने रेजोनेंस लगाया, रेजोनेंस से आपने इस एंड पे पॉजिटिव पहुंचाया, उस एंड पे पॉजिटिव जाने के बाद उससे जुड़ा हुआ कार्बन चेक किया, अल्फा कार्बन माना जाएगा। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन देखे, जिस पे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो पहले आपको फाइंड आउट करना है अल्फा कार्बन। कंफ्यूज नहीं होना है कभी आप इसको सोच जाओ कि यहाँ पे तो 9 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। आपको सिर्फ उस कार्बन पे देखना है जो उससे नेक्स्ट है, मतलब आपका जो यहाँ से अल्फा कार्बन पड़ता है उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है। तो अब आपने रेट ऑफ रिएक्शन देखा, अगर आपके पास ये ट्रेंड ऊपर, ये ग्रुप्स नीचे की तरफ जाते हैं तो इसमें आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन था यहाँ सब ज्यादा रहेगा और यहाँ पे सबसे कम रहेगा, मतलब यहाँ मैक्सिमम है आपका और यहाँ पे मिनिमम है। तो ये आपका हो गया एक एग्जांपल। अगर आपको कोई रिएक्शन की फॉर्म में इस टाइप से स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। अब इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, कई बार एक आध क्वेश्चन उस पे भी आता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास कोई भी, अब आपने देखा कोई डबल बॉन्ड था जिसे हम पहले देख रहे थे, उसके ऊपर कोई भी रिड्यूसिंग ग्रुप लगा हुआ था। हम कार्बोकेटायन के एग्जांपल लेके कर रहे थे, कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कैसे करेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन आयन का। X यहाँ पे हाइड्रोजन है, आपको पता है कोई भी हाइड्रोजन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीड ले लो। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखें, सपोज मैं क्लोरीन की लिखता हूँ 1s2 2s2 2p5, ठीक है। तो आपके आउटर मोस्ट सेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे X ने एक बॉन्ड बनाया था, एक इन्वॉल्व है, तो रिमेनिंग आपके पास 6 अवेलेबल है यहाँ पे, ऐसे नोट पेयर की फॉर्म में 3 पेयर्स हैं, सब में है, इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, यहाँ भी है,
यहाँ भी है। आप देखो आपके पास जो ये आपका यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है, इस टाइप सिस्टम है। अब अगर यहाँ पे कर्व अनायन है तो मतलब ये क्या करता है, जैसे हमने कॉन्जुगेशन किया था उसमें क्या था, वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, कहां से, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच था बॉन्डेड पेयर से। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे जब कार्बोकटाइन था तो खाली था ऑर्बिटल, अब कार्बन आया है इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया इसमें, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बैक इस ऑर्बिटल में, तब यहाँ भी ऑर्बिटल है, यहाँ भी ऑर्बिटल है, ये इसमें देगा और कोई एक एक्स बाहर निकल जाएगा। मतलब आपके, अब देखो आपको पता है एक्स इज इक्वल टू लिविंग ग्रुप, आपका हेल्थ अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो मान लो आयोडीन था, ब्रोमाइड था, कोई भी था यहाँ पे, तो अगर आपके पास ये स्पीसीज हुई तो आपके जैसे कार्बन को डबल बॉन्ड कार्बन बन गया और 2 हेलोजन लगा दो और एक हेलोजन को एक्स नेगेटिव की फॉर्म में दिखा दो। अब आपका हमने जब कार्बोकटाइन लिया तब क्या था, यहाँ पे यहाँ से बॉन्डिंग पेयर जा रहा था, इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा था हाइड्रोजन पे। अब यहाँ से बॉन्डिंग पेयर आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है उसके पास, अगर लोन पेयर आएगा तो वो एक्स नेगेटिव की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से जो ये सिस्टम शो किया, ये बाकी जो 2 हैलोजन लगे हुए हैं वो भी यही सिस्टम शो कर सकते हैं। अगर वो ऐसा शो करेंगे तो जैसे यहाँ पे एक्स नेगेटिव आ गया, यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे एक्स आ गया, और दूसरे वाला शो करेगा तो यहाँ पे ई आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास ये फिनोमिना हुआ है ये हाइपर कॉन्जुगेशन का उल्टा हुआ है। हाइपर कॉन्जुगेशन में तो टुवर्ड्स एटम जाते थे, यहाँ पे उससे आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका नाम हुआ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन या नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ है तो इसी को रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं। तो यही एक इसका एग्जांपल है। इसमें आपके पास जैसे कोई भी स्पीशीज प्रेजेंट है, यहाँ तो मैंने एग्जांपल दिया सिंपल डबल बॉन्ड था, और अगर इसमें कोई और भी आपके पास प्रेजेंट है, जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं बेंजीन का, तो बेंजीन ऐसे और सी एक्स एक्स एक्स, ठीक है। अब इसके लिए हमने सिंपल इस डबल बॉन्ड को एज ए डबल बॉन्ड ही लेना है। तो अगर ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो कोई एक एक्स बाहर जा सकता है, अगर ये वाला भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, तो मतलब यहाँ भी आपके पास तीनों फिनोमिना प्रेजेंट हैं। और अगर ये ऐसा करेगा तो करने के बाद जो स्पीशीज जनरेट होगी वो आपकी ये बनेगी पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, जो फर्दर यहाँ से मूव कर सकता है। अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने देखा 2 ऑर्थो और 1 पैरा, उस पे आपका जो पॉजिटिव चार्ज आया है, और जो मेटा पोजीशन हुआ है वो कैसी है, उनपे न्यूट्रल है। तो आपको पता है अगर एक पोजीशन न्यूट्रल है दूसरी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी होगी, जो न्यूट्रल है। तो इसीलिए इस तरह के अगर सिस्टम आपके पास प्रेजेंट है और उसमें हम बेंजीन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहते हैं तो मेटा पोजीशन पे जाएगी। जैसे यूजुअली हम पढ़ते भी हैं कि कोई भी आपका अगर विड्रॉइंग सिस्टम लगा हुआ है तो आपकी जो रिएक्शन होती है वो मेटा पोजीशन पे जाती है, वही आपकी इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो ये